द रिव्यू में आज बात एक ऐसी फिल्म के बारे में जो हमारा एक ऐसे देश से परिचय कराती है जिसका संघर्ष आज भी जारी है। इसे देखने के बाद मुझे अफसोस हुआ कि इतिहास मैंने पहले क्यों नहीं जाना। साम्राज्यवाद ने दुनिया के कई देशों को कैसे बर्बाद किया, उसको समझने के लिए ये फिल्म आपकी मदद करेगी। न सिर्फ एक देश के संसाधन बल्कि उसकी सभ्यता, संस्कृति, विरासत को साम्राज्यवाद कैसे जर्जर कर देता है, ये फिल्म हमें बताती है। मैं बात कर रही हूँ 1981 में रिलीज हुई फिल्म लायन ऑफ द डेजर्ट की, जिसकी कहानी लीबिया के महान स्वतंत्रता सेनानी उमर अल मुख्तार के अंतिम संघर्षों को दर्शाती है। उन्होंने शक्तिशाली इतालवी औपनिवेशिक साम्राज्य से लोहा लिया था। उमर मुख्तार को लीबिया में लायन ऑफ द डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस फिल्म का निर्देशन सीरियाई अमेरिकी डायरेक्टर मुस्तफा अक्कड़ ने किया था। लीबिया के पूर्व लीडर मोहम्मद गद्दाफी की सरकार ने इसकी फंडिंग की थी। फिल्म के मुख्य पात्र एंथनी क्विन ने उमर मुख्तार का टाइटल रोल निभाया था, जबकि इंग्लिश एक्टर ओलिवर रीड कुख्यात रोडोल्फो गार्जियानी की भूमिका में थे। गार्जियानी इटली की रॉयल आर्मी का अफसर था, जिसे मुख्य रूप से दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान अफ्रीका में अपने अभियानों के लिए जाना जाता है। वो नेशनल फासिस्ट पार्टी का एक प्रमुख सदस्य था। गार्जियानी मुसोलिनी के फांसीवादी शासन के दौरान इतालवी सेना में काफी अहम रुतबा रखता था। इतिहास में वह लीबिया और फिर इथोपिया में अपने खूनी और बर्बर दमन के लिए बदनाम है। उसने जनसंघर्ष को दबाने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए, लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला, जिसमें अनेक नागरिकों की मौत हो गई। फिल्म पर आने से पहले लीबिया के राजनीतिक इतिहास पर एक बेहद संक्षिप्त नजर डालनी जरूरी है। प्राचीन काल में लीबिया के कई हिस्सों पर अलग-अलग समूहों ने शासन किया, जिनमें अफ्रीकी, यूनानी और फिनीशियन शामिल थे। रोमनों ने 100 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। 642 ईस्वी में अरब सेनाएं इस इलाके में आ गईं। 1500 के दशक की शुरुआत में तुर्की ओटोमन साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इटली ने 1911 में लीबिया पर आक्रमण किया और तुर्कों को हराकर इस पर कब्जा कर लिया। लीबिया के लोगों ने इतालवी शासन को कभी स्वीकार नहीं किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इटली ने लीबिया पर नियंत्रण खो दिया। 1943 से 1951 तक लीबिया मित्र राष्ट्रों के कब्जे में रहा। ब्रिटिश सेना ने त्रिपोलिटाना और साइरेनिका के दो पूर्वी इतालवी लीबियाई प्रांतों का प्रशासन अपने हाथों में लिया, जबकि फ्रांसीसी सेना ने फैजान प्रांत को नियंत्रित किया। 1951 में लीबिया एक स्वतंत्र राजतंत्र या राजा द्वारा संचालित राज्य बन गया। 1969 में सेना के अधिकारियों के एक समूह ने राजतंत्र को उखाड़ फेंका। कर्नल मुअम्मर अल गद्दाफी इस ग्रुप के नेता थे, जो लीबिया के शासक बन गए। गद्दाफी ने लीबिया पर 42 वर्ष शासन किया। 2011 के गृह युद्ध में उन्हें उखाड़ फेंका गया। गद्दाफी के शासन के अंत के बाद से लीबिया में शांति और स्थिरता स्थापित नहीं हो सकी। मार्च 2022 से दो अलग-अलग सरकारें देश को नियंत्रित करती हैं। त्रिपोली बेस्ड और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी देश के पश्चिमी हिस्से को नियंत्रित करती है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल स्टेबिलिटी लीबिया के पूर्वी भाग पर शासन करती है। अब वापस फिल्म पर आते हैं। उमर मुख्तार ने 1911 से इतालवी साम्राज्य का डटकर मुकाबला किया। लगभग 20 साल तक जारी संघर्ष 11 सितंबर 1931 को समाप्त हुआ, जब मुख्तार सलोटा के पास लड़ाई में घायल हो गए। इतालवी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
16 सितंबर 1931 को इतालवी अदालत के आदेश पर इस उम्मीद के साथ कि लीबियाई प्रतिरोध उनके साथ खत्म हो जाएगा, मुख्तार को 73 साल की उम्र में सुलोच कंसंट्रेशन कैंप में उनके समर्थकों के सामने फांसी दे दी गई। फिल्म द लायन ऑफ डेजर्ट की शुरुआत दर्शकों को ऐतिहासिक संदर्भ से परिचित कराने से होती है। इंट्रोडक्टरी सीन इटली में फांसीवाद के उदय और लीबिया पर इसके दुखद प्रभाव को दर्शाते हैं। इन सीन का समापन ये बताते हुए होता है कि इस फिल्म के पात्र और घटनाएं वास्तविक हैं और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं। इंट्रोडक्शन के बाद पहला सीन इटली में मुसोलिनी से शुरू होता है। वे लीबिया में अपने 5 जनरलों की हार से परेशान है। 20 साल के लगातार संघर्ष के बाद भी कोई कामयाबी नहीं मिलने के बाद वो लीबियाई प्रतिरोध को कुचलने के लिए अपने सबसे कुशल जनरल गार्जियानी को लीबिया भेजता है। इस सीन के तुरंत बाद उमर अल मुख्तार का परिचय हमसे होता है। पहले सीन में वे बच्चों को कुरान पढ़ाते हुए नजर आते हैं। असल जिंदगी में वे कुरान के शिक्षक थे, लेकिन इटली उपनिवेशवाद के खिलाफ उन्होंने विद्रोह का रास्ता चुना। गार्जियानी लीबिया में विद्रोह को कुचलने का अभियान पूरी क्रूरता के साथ शुरू कर देता है। लीबियाई लोग अपने देश की रक्षा के लिए मजबूती से लड़ते हैं और बलिदान देते हैं। अपनी बहादुरी के बावजूद लीबियाई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उनके पुराने जमाने के हथियार आधुनिक युद्ध मशीनरी के सामने कमजोर साबित होते हैं। दूसरी तरफ गार्जियानी छल कपट, युद्ध के कानूनों और मानवाधिकारों के उल्लंघन, टैंकों और विमानों के इस्तेमाल से ही जीत हासिल करने में कामयाब होता है। इतालवी सेना कंसंट्रेशन कैंप स्थापित करती है, जहां बड़ी संख्या में लीबिया के लोगों को रखा जाता है। उमर अल मुख्तार आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व बहुत मजबूती से करते हैं। वे लीबिया को आज़ाद कराने के लिए इतालवी अफसरों के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन कभी भी कोई समझौता नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरा पक्ष सिर्फ समय बिताने के लिए बातचीत करने का दिखावा करता है। इतालवी अफसर मुख्तार को अहम रियायतें, इनाम देने का वादा करते हैं, लेकिन अल मुख्तार कभी भी कुछ स्वीकार नहीं करते, यहाँ तक पकड़े जाने के बाद भी। उमर मुख्तार इतालवियों के खिलाफ लड़ते वक्त भी इंसानी असूलों को नहीं भूलते। एक सीन में वे एक असहाय इतालवी युवा अधिकारी को मारने से इनकार कर देते हैं। इसके बजाय उसे इटली का झंडा दे देते हैं ताकि वे उसे इटली ले जा सके। मुख्तार कहते हैं कि इस्लाम पकड़े गए सैनिकों को मारने की इजाजत नहीं देता। जब उनसे कहा जाता है कि दुश्मन हमारे लोगों के साथ भी बुरा सलूक करता है, तो मुख्तार का जवाब होता है कि वो यानी इतालवी हमारे टीचर नहीं हैं। अंत में मुख्तार को पकड़ लिया जाता है और विद्रोही के रूप में उस पर मुकदमा चलाया जाता है। उनके वकील कैप्टन लोटानो कहते हैं कि चूंकि मुख्तार ने कभी इतालवी शासन को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन पर विद्रोही के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसके बजाय उन्हें एक युद्ध कैदी के तौर पर मान्यता देनी चाहिए, जो उन्हें फांसी से बचा सकता था। न्यायाधीश इस दावे को खारिज कर देता है और फिल्म मुख्तार को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाए जाने के साथ समाप्त होती है। आमतौर पर जब किसी राष्ट्रीय नायक पर कोई फिल्म बनाई जाती है, तो वो अक्सर उपदेशात्मक रूप अख्तियार कर लेती है, लेकिन लायन ऑफ द डेजर्ट के साथ ऐसा नहीं होता। ये फिल्म एक रियलिस्टिक एक्शन थ्रिलर की तरह दिखती है। लीबियाई और इतालवियों के बीच कई झड़पें होती हैं और पलड़ा कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ झुकता है। फिल्म की स्क्रिप्ट पर बारीकी से काम किया गया है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि इतिहास का कोई लेक्चर हमें पढ़ाया जा रहा है। इसके बावजूद फिल्म उमर मुख्तार के किरदार, उनकी सोच, लीबियाई लोगों के संघर्ष और इतालवी सेना के दमन को पूरी प्रामाणिकता के साथ पेश करती है। फिल्म मुख्तार के महान वाक्य "वी विल नॉट सरेंडर, वी विन और वी डाई" को दोहराती है। अंत में उनके शब्द गूंजते हैं, हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, या तो हम जीतेंगे या फिर मरेंगे।
और ये मत सोचिए कि ये यहीं ख़त्म हो जाएगा। आपसे लड़ने के लिए हमारी अगली पीढ़ी होगी और अगली के बाद अगली पीढ़ी। जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने जल्लाद से अधिक समय तक जीवित रहूँगा। We will never surrender. We win or we die. And don't think it stops there. You will have the next generation to fight, and after the next, the next. As for me, I will live longer than my hangman. फिल्म की डायरेक्शन उच्च दर्जे की है। परफॉर्मेंस की बात करें तो एंथनी क्विन ने उमर मुख्तार के किरदार को जिया है। मेन विलन यानी गार्जियानी का करैक्टर भी बेहद मजबूत है। दोनों ही कलाकारों ने एक दूसरे को कमाल की टक्कर दी है। स्पोर्टिंग कास्ट का भी काम बेहतरीन है। सबसे ज्यादा प्रभावशाली है इस फिल्म का तकनीकी पक्ष। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी जैक हिल्डियार्ड ने की है। इस फिल्म में उन्होंने असाधारण काम किया है। ऐसी सिनेमेटोग्राफी बहुत कम फिल्मों में देखने को मिलती है। हिल्डियार्ड ने द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई के लिए ऑस्कर जीता था, लेकिन लायन ऑफ द डेजर्ट में उनके काम को कहीं से भी कमतर नहीं आंका जा सकता। मॉरिस जारे का म्यूजिक कमाल का है। मॉरिस के बेहतरीन कामों में लॉरेंस ऑफ अरेबिया, डॉक्टर जिवागो और अ पैसेज टू इंडिया को गिना जाता है, लेकिन मुझे लगता है ये लिस्ट लायन ऑफ द डेजर्ट के बिना अधूरी है। फिल्म के एक्शन सीन रियलिटी के करीब है। वो कहीं से मेन स्ट्रीम फिल्मों की तरह लार्जर देन लाइफ नजर नहीं आते। कुल मिलाकर लायन ऑफ द डेजर्ट एक ऐसी फिल्म है जिसमें शिल्प के साथ साथ आत्मा भी मौजूद है। एक फिल्म जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, ना सिर्फ इतिहास को लेकर बल्कि वर्तमान को लेकर भी। साम्राज्यवाद नए नए रूपों में आज भी प्रकट हो रहा है। शायद वही यही वजह है कि लीबिया जैसे कई देश संघर्ष की आग में जल रहे हैं। एक लोकतांत्रिक, स्थिर और शांत लीबिया के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करते हुए मैं अपनी बात यहीं खत्म करना चाहूंगी। नमस्कार।